अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और किस तरह और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, जिस भी हाल में होंगे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अपना तो आप लोगों ने ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन अपने साथ साथ अपने फैमिली और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना है। और ख्याल रखने के साथ साथ ना कुछ नया करने की भी कोशिश करते रहना चाहिए हमें ज़िंदगी में भी। और हमारे साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं उनके साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है एक कड़ा इम्तिहान है। टफ़ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। वहीं हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नया करके, कुछ नया सीख के अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कौमें होती हैं ना, वो मेहनत से ही दुनिया में तरक्की करती है, मतलब आगे जाती हैं। और मेहनत से ही इंसान खुश भी रहना सीखता है। तो अपने काम को, अपनी खुशी बनाना ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बना सकता है। हर पल सीखने की जो जुस्तजू है ना, उसमें लगे रहना चाहिए। मेहनत अपनी हमेशा जारी रखनी चाहिए और अपनी उम्मीदों को, अपने ख़यालात को पुख्ता करके और ख़ुद पर ख़ास तौर पर और अपनी तमाम तर काबिलियतों पर यकीन रखते हुए जो मुसलसल एक तगो दो का सिलसिला रहता है ना, उसमें जारी रहना चाहिए। क्योंकि तसलसल से ही मेहनत रंग लेकर आती है। और जितनी आप मेहनत करते जाएंगे, कहते हैं ना कि जितना मीठा डालेंगे उतना ही मज़ा भी आएगा। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप जुस्तजू करेंगे उसके बारे में, जितनी ज़्यादा आप उसके बारे में लगन करेंगे और लगन से आगे चल के उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। उसका जो आउटकम होता है, एंड पे जो रिज़ल्ट होता है उसका, वो आपको अच्छा मिलता है। और अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं, अपने दिल के बड़े ही करीबी जो लोग होते हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखें, हरदम खुश रहें। क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि जनाब, कहते हैं ना बड़े कि 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। अंधेरी रात आने ही ना दें। सबसे पहले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा चांदनी रखनी है, खुशगवारियत रखनी है, सूरज को तुलू रखना है, या आपने अंधेरा आने देना है अपनी ज़िंदगी में। जिस तरह हर हफ्ते हम नए दिन का आगाज़ करते हैं, बल्कि हर दिन हम नए सूरज को देखते हैं, उसकी नई किरणों से जनाब अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम इन्वेंट क्या कर सकते हैं। हम उन सिचुएशन से, उन अप्स एंड डाउन से, उन गमी खुशी की सिचुएशन से हम नया सीख क्या सकते हैं। उसमें हमें सीख क्या मिल रही है, हमें पैगाम क्या मिल रहा है, हम उसमें से इस तरह की चीज़ क्या निकाल सकते हैं जो हमारी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हल्के से नाकाम होते हैं ना, मतलब कोई चीज़ अगर वो करना चाह रहे हैं या कोई गोल उन्होंने सेट किया है, उसमें फेल हो जाते हैं, नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो मायूस हो जाते हैं। वो फिर हिम्मत ही नहीं करते हैं कि वो कोई नई चीज़, कोई बिज़नेस, कोई कुछ भी करने का रिस्क नहीं लेते हैं फिर अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब रिस्क लेते हैं ना, तभी आपको पता चलता है कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं, कितने कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप समंदर में अपना पैर नहीं डालेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि समंदर की गहराई कितनी है। हम बाहर खड़े होके हम ये तो कहते हैं कि समंदर बहुत गहरा है, लेकिन समंदर ज़्यादा गहरा दरमियान से होता है। जब आप साइडों पर चलना शुरू करते हैं ना, तो आपके पैर ज़मीन पर ही रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप जब आगे चलते जाते हैं तो आप समंदर की गहराई में जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। जब आप रिस्क लेना शुरू करते हैं ना, जब आप पहला कदम उठाते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, किसी भी गोल के हवाले से, तो आप अभी हल्की हल्की स्पीड पकड़ते हैं, उस तक जाने की कोशिश करते हैं, उस गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। आप पहले ही जब ये सोच लेंगे कि हमने पहला स्टेप ही गहराई के अंदर लेना है, तो वो सही नहीं होता। वो आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, आप डूब भी सकते हैं।
तो इसलिए ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए जो भी आपके पास कुछ नया आता है। कहते हैं कि जनाब इल्म भी है ना, अगर आपके पास आपको पता है कोई चीज़ तो उसकी भी आप दूसरों को बताएं, उसके बारे में आगाही दें। ये भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने लोगों को तालीम भी देनी है। तो आप लोगों से सीखें, आप लोगों को सिखाएं, अपने साथ मिलकर अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर कुछ नई इनोवेशंस लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में, हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश किया करें। छोटे छोटे से काम होते हैं जिनसे अगर हम एक चेन शुरू कर दें ना, अगर मैं ही वो काम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर दूं और मैं कहूँ कि मैंने यही करने हैं, तो क्या पता कि मुझे देखते देखते कितने लोग उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें कि हाँ ये अगर अच्छा काम कर रही है तो शायद हमें भी ये काम करना चाहिए। तो हम पहले दूसरों को बोलते हैं कि वो करें, हम खुद से अपने आप को नहीं कहते हैं कि पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये एक अमल अपनी ज़िंदगी में लाजमी अपनाएं कि अगर आप किसी को कह रहे हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर ख़ुद अमल दरामद करें, अपने आप के ऊपर वो सिचुएशन, वो कैफियत तारी करें, फिर आप किसी को बोलें कि वो अपने आप को ठीक करे। पहले आप अपने आप को ठीक करें, फिर ही पूरा मुआशरा ठीक होना शुरू हो जाता है। ये आज का पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा और आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने टॉपिक के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में एक ही प्रॉब्लम हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सहनी पड़ती है, वो है जनाब मसला स्मॉग का। और आजकल तो स्मॉग के डेरे शहर लाहौर पर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें जो है ना ख़तरनाक हद तक फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। अस्पतालों में आप देखेंगे तो पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे होंगे नाक कान गले की बीमारियों के, और इसमें भी इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि 3 रोज़ में जो शहर के 5 बड़े हस्पताल हैं उनमें स्मॉग से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, और हर कोई इफ़ेक्ट होता जा रहा है सिर्फ इसकी वजह से कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब आप बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाइक पर जाते हैं, आँखों में जलन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, आँखों में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता जा रहा है, नौज़िया बहुत ज़्यादा रहता है, नाक की बीमारी, गला, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग हैं गले के इन्फेक्शन में मुब्तला होते जा रहे हैं, ख़राश रहती है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसकी क्या वजह है, इनकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, किस तरह की हमें मेडिकेशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़रफ़िशा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर ज़रफ़िशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ जी। डॉक्टर ज़रफ़िशा, जिस तरह स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब तो विजिबल इतनी ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी जो है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है, तो नाक कान गले की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। इवन दो कि जो लोग फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं अब उनमें भी इतनी ज़्यादा वो पाई जा रही है रेशो कि वो उनको कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता है। तो इस सारी सिचुएशन में, कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की रेमेडीज़ ले सकते हैं, किस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं हम? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी जो पोल्यूशन और स्मॉग है वो बड़ी तेज़ी से उसके अंदर इजाफा हो रहा है। अगर आप पिछले हफ्ते का ही कुछ ले लें इंडेक्स तो वो लेस दैन 400 था। अब अगर आप देखें तो वो अराउंड इट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा 400 के करीब पहुंच गया हुआ है। और डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी बीमारियों में भी जो है उसके अकॉर्डिंगली इजाफा भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह आपने मेंशन किया है, इसमें ज़्यादा वल्नरेबल जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपके बच्चे और बूढ़े आ जाते हैं। अगर एक यंग बंदे में हम देखें तो उसमें एक स्टडी के तहत ये पता चला कि 2.5% उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे नॉर्मल सिचुएशन से कि अगर वो पोल्यूशन के अंदर अपना उसका एक्सपोजर होता है तो वो कोई ना कोई बीमारी एक्वायर करेगा। जबकि अगर मिडिल एज में आप जाके देखें तो उसमें 5 यानी डबल द रिस्क ज़्यादा होता है इन बीमारियों को होने का। और बीमारियां तो आपने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आँख की बीमारी, स्किन की बीमारी, रेस्पिरेटरी इलनेसेस। नॉट ओनली दैट, अगर हम लॉन्ग टर्म बीमारियों की बात करें तो न्यूरो डिजेनरेटिव जिसमें दिमागी असरात उसके आ सकते वो भी हैं, हो सकते हैं, कैंसरस कंडीशंस हो सकती हैं लंग्स के अंदर। सो इस किस्म की ख़तरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं।
गवर्नमेंट ने इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी डायरेक्शंस आ गई हुई हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मास्क पहन के रखें ऐसी सिचुएशन में। फिर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमारी, वो एक बहुत बड़ी सोर्स है ये एयर पोल्यूशन की। ट्रक्स जो है जो लेके आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन का मटीरियल एग्जैक्टली वो अनकवर्ड होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको कवर किया जाए। ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर ख़ास तौर पे स्प्रिंकलिंग पानी की होती रहनी चाहिए। अच्छा, चाइना ने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया और उन्होंने अपनी जो है स्मॉग और पोल्यूशन को कंट्रोल किया। इसकी ख़ास टेक्निक ये है कि आप पानी का जो छिड़काव है उसको करें। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड था कि बुजुर्ग बाहर बैठते थे। हाँ जी, वो पानी छिड़काव किया जाता था गलियों में और अपने घर के बाहर जी। तो वो भी एक मतलब इसको कंट्रोल करने का बहुत अच्छा एक जरिया है। लेकिन अगर हम इस पानी का छिड़काव हाइट से करें, यानी जैसे छत से चढ़ के इसका पानी का छिड़काव करें, तो वो बहुत अच्छी एक सोर्स है कि वो अपने साथ नीचे पोल्यूशन को नीचे ले आएगी और ज़मीन पे बिठा देगी। और कहते हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जनरेट होने चाहिए जिस वक्त हम छिड़काव करें, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो हमारी पोल्यूशन को ज़मीन पे लेके ला के उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। सो कम अज़ कम जिसे कहते हैं ना कि आप आपस में मिल के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और इस एयर पोल्यूशन को ख़त्म करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिटी अपने लेवल के ऊपर भी जो है इन तमाम मेजर्स को ले। घरों में जो भी धुआंधार आपकी व्हीकल्स हैं उनकी ट्यूनिंग रखें, बिल्कुल ऐसे ही उनको फिट करने की कोशिश करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के करीब जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। मतलब 100 के करीब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो नॉर्मल हो सकता है, और ये 500, तो मतलब इतना ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, किस तरह बेहतर? एक तो चले मास्क का इस्तेमाल हम लोगों ने करना ही करना है, इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरह के ले सकते हैं हम? जो आप बता रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको जो अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये हमारा हैजर्डस, यानी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है, ये वो लेवल इस वक्त आ चुका हुआ है। जिसे कहते हैं कि पब्लिक को इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस इशू हो रही हैं उनको स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अमल करें, और सिंपल उसमें एक तरीका है कि मास्क कम अज़ कम ज़रूर पहन के निकलें ताकि हर किस्म की बीमारियों से बच सकें वो। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले मैं बता रही थी कि अपनी जो भी घर में धुआं पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करें। ठीक है। अगर कोई आपके हीटर्स ऐसे हैं तो उनको आप रिप्लेस करें कि जिसमें से धुआं निकलता है। गाड़ियों को ट्यूनिंग करवा के रखें। कूड़े को आग ना लगाएं। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वेस्ट घरों से प्रोड्यूस होता है, वो हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स है कि जिससे हम बायोगैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैसेस के प्रोड्यूस होने से कम से ये है कि जो आम तौर पे हमारा फ्यूल यूज़ हो रहा है दैट इज़ रिच इन सल्फर, और वो पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी सोर्स होता है। तो अगर आप बायोगैस हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारी पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट उसमें भी अपने प्लांट्स लगाएगी कि अगर ये सारा वेस्ट जो है वहाँ पे जाना शुरू हो जाए। इसके अलावा ये जितना आप देखें कि राइस की फसल है या बाकी जो फसलें जलाई जाती हैं जिसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, कूड़े को आग लगाई जाती है। आप ये देख लें, अभी तक भी हम लोग इस चीज़ में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एथिकली भी हम लोग इतनी गलत चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा अपना माहौल ही ख़राब होता जा रहा है और हम ही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो डॉक्टर ज़फ़र साहब ये बताइएगा, जिस तरह बच्चे हमारे घरों में एक तो वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट अब उनके लिए भी लाजमी कह दिया गया है कि आप लोगों ने मास्क पहन के स्कूल आना है। लेकिन जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, हम लोग एक्सपोज होते हैं बिकॉज हम लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, तो हम जब घर जाएँ तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए उनके लिए कि हमसे कोई इन्फेक्शन उन्हें ना चला जाए, स्प्रेड हो जाए? जी, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं को उनको इस चीज़ से बचाएं, क्योंकि बच्चों में जिस तरह मैंने बताया कि आपका रिस्क इन्फेक्शंस का 5% हो जाता है कि जब इस तरह की कंडीशन हो जाए कि आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है। बच्चों को जब भी बाहर निकालें मेक श्योर कि वो उन्होंने मास्क पहना हो, उन्होंने भी पहना और आपने भी पहना हो। अगर तो आप गाड़ी में जा रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जो उनका आउटसाइड का जो एक्सपोजर टाइम है उसको मिनिमाइज़ करें। अगर आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो बच्चों को फुली उसको कवर करके उनको रखें ताकि कम से कम पोल्यूशन से उनका एक्सपोजर हो। जैसे ही आप घर आते हैं, आते ही अच्छी तरह अपने
मुंह को और अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें खुले पानी से, ताकि जो भी इरिटेंट्स और जो भी पोल्यूशन के केमिकल्स या कोई बैक्टीरिया हैं वो इमीडिएटली वॉश होकर वो वहाँ से निकल जाएं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितनी बैलेंस्ड हेल्दी डाइट इस वक्त सारे लेंगे उतना आप लोग इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। जो जिसे कहते हैं हम जंक फूड से बेहतर है कि आप घर का अच्छा पका हुआ हेल्दी खाना खाएं। विटामिन सी को अपनी जो डाइट है उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। और कम से कम जो एडल्ट्स हैं उनको 1 ग्राम ऑफ विटामिन सी जो है वो डेली ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प आउट करता है चीज़ों। तो ये विटामिन सी हमें फिर कौन कौन सी डाइट से मिल सकती है, या फिर उसके लिए हमें विटामिन सी लेने पड़ेंगे, मल्टीविटामिन जो हम लोग खाते हैं? जी, विटामिन सी मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज उनकी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उसके अंदर हमारे ये आ जाते हैं जिस तरह माल्टे, ऑरेंजेस वगैरह आ रहे हैं, तो ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और हमारा अगला मौसम भी इन्हीं का आ रहा है और हमारे मुल्क में तो इनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइजेस के ऊपर ये आम लोगों के लिए अवेलेबल भी हैं कि जिसको खा के जूस निकाल के अपने बच्चों को वो एक विटामिन सी की बड़ी अच्छी डोज दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े फिट हमें नज़र आ रहे होते हैं, बॉडी उन्हें बड़ी अच्छी बनाई होती है, वो लोग कहते हैं कि जनाब हमने तो मास्क नहीं पहनना, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फिट हैं। तो उनको देख के फिर लोग ये भी फिर जज करना शुरू हो जाते हैं कि अगर उन्होंने नहीं पहना तो हम भी नहीं पहनेंगे। ये नहीं देखते कि आपकी इम्यूनिटी कितनी डाउन हो सकती है या आपको कोई और बीमारी है, तो आपको जल्दी रिस्क फैक्टर जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा है। तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि उन्होंने अपना ख्याल तो रखने ही रखना है, लेकिन वो जो दूसरों को मैसेज दे रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव वे में हो? मेरे ख्याल में वो बहुत से लोगों के ना रोल मॉडल्स होते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, और लोग उनसे बहुत कन्विंस हो सकते हैं। उनसे तो मेरी बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी इस स्टेटस को यूज़ करते हुए लोगों को ज़रूर मास्क पहने, ताकि लोग उनको फॉलो करके बाकी भी लोग उनको फॉलो करते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाए। अगर ये लोग, क्योंकि इम्यूनिटी भी जो है वो एक लेवल तक आपको हेल्प आउट करती है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपोजर अपना करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त इम्यूनिटी भी आपकी जो होती है वो काम नहीं आती और डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी आपको लग जाती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर ज़रफ़िशा, जिन लोगों को ये जो वेदर चेंज एलर्जीज़ होती है उनके लिए वो कितना हाई रिस्क पे होती हैं और वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पे स्मॉग? मतलब अब जैसे मैं पिछले 1 हफ़्ते से बहुत ज़्यादा फ्लू है मुझे, उसकी वजह से सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर्स के पास जाके भी एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो ठीक नहीं है, वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बुरा हाल आपका कर देती है। तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं जिनको एलर्जीज़ होती हैं? जो लोग प्रोन होते हैं टू एलर्जीज़, या इसमें हम ये भी कहते हैं कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, दे आर एट हाईएस्ट रिस्क। ओके। क्योंकि उसमें ये कि उनको किसी किस्म की भी कोई निमोनियाज, एलर्जिक कंडीशंस या उनको सांस लेने की दुश्वारी भी इन हालात में पेश आ सकती है। तो सिंपल तरीका ये है कि अपना एक्सपोजर बाहर कम रखें जिस वक्त ज़्यादा स्मॉग होती है, निकलें तो मास्क पहन के निकलें, घर वापस आएँ तो अच्छी तरह अपने हाथों को, मुंह को वॉश कर लें, डाइट बहुत अच्छी रखें, स्लीप आवर्स अपने पूरे करें और अपनी एक्सरसाइज भी करते रहें। ठीक है, हेल्दी वे में अपनी जो है ना लाइफ, और खासतौर पे ये जो है ना डेज़ आपने गुजारने हैं। ज़रफ़िशा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ज़रफ़िशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। स्मॉग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि स्मॉग किस तरह हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है और कौन कौन से लोग जो है ना वो हाई रिस्क पर होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारे लिबास, पहनने ओढ़ने का जनाब पूरा ट्रांजिशन आ जाती है। इसी तरह हमारी जो डाइट होती है ना उसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए हमें। और हमें क्या लगता है कि जैसे ही सर्दियाँ आई हैं तो अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जिनकी तासीर गर्म हो, जो हमें
इनरली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मॉडरेट रख सकें, या जो है ना इंक्रीज़ ना होने दें, हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे, हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर करें, तो हम उस साइड पर ज़्यादा जाते हैं। तो जब हम ये ज़्यादा खाना खाना शुरू करते हैं तो जनाब हम लोग फिर मोटे भी होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें मसला आता है कि हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो इसलिए जब ट्रांजिशन आती है, वेदर चेंज होता है, तो आपने अपनी ग़िज़ा भी चेंज करनी होती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो है ना वो गर्मियों वाले ग़िज़ाई खा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो गर्मियों में सुबह सवेरे उठ के दही का इस्तेमाल करते थे, तो सर्दियों में भी वो दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो फिर उनको सूट नहीं करता है, उनको छाती इन्फेक्शन रहती है, उनका गला ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, बट उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि उन्होंने स्विच किस तरह करनी है अपनी हेल्दी डाइट को। तो कुछ लोग इतना एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं सर्दियों में कि जनाब एक तो हमने क्योंकि लेयरिंग पे लेयरिंग की होती है अपने कपड़ों की, तो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू होती है ना, तो हमें पता चलता है कि हमने इतना ज़्यादा सर्दियों में खा लिया था कि अब हमारे ऊपर जो मोटापे की लेयर चढ़ना शुरू हो गई है, तो फिर उसका भी एक मसला आता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हमने अपनी हेल्दी डाइट किस तरह लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, और मोटापे से किस तरह हम बच सकते हैं सर्दियों में, कि हम लोग अच्छा खाएं भी लेकिन वो हमें लगे भी ना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समरा साबिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समरा, क्या किया जाना चाहिए? मतलब जैसे मैंने बात की है कि जैसे ट्रांजिशन ऑफ वेदर होता है तो हमारे खाने पीने के आदत बदल जाते हैं, हमारे पहनने ओढ़ने के आदत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ही डाइट खा रहे होते हैं जो गर्मियों में आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रेसिपीज बताऊंगी जो कि कहते हैं ना कि हम विंटर्स के लिए वो डाइट स्पेशल होती हैं, लेकिन अगर किसी ने वेट लूज करना हो तो वो उस चीज़ से महरूम रह जाते हैं, वो चीज़ें वो खा नहीं पाते। और वैसे भी कहा जाता है कि जनाब के सर्दियों में खासतौर पर वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट सर्दियों में वेट लूज करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर आप एक चीज़ को देख लें कि मैंने ये काम करना है तो वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लोगों के लिए तो गर्मियों में भी वेट लूज करना मुश्किल होता है, जिनके लिए मुश्किल होता है उनके लिए मुश्किल होता है। जिन्होंने अपना करना है उन्होंने कर लेना। तो आज हम कुछ ऐसी डाइट्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसी रेसिपीज मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी ड्रिंक्स आपको बताऊंगी जो कि वैसे तो वो वेट गेन के लिए इस्तेमाल होती हैं सर्दियों में, लेकिन हम उन्हीं को खा के वेट लूज भी कर सकते हैं। वाह जी वाह, क्या है। फिर स्टार्ट कर लेते हैं इससे पहले कि लोग जो है ना वो वेट करना शुरू कर दें, तो उन्हें बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या खाना है। आपके घर में भी पिन्नियां, पंजीरी, ऐसी चीजें बनती हैं। अब आपको ये सुनते हुए क्या सबसे पहले आपके माइंड में आया? यही आता है कि जनाब इसको ज्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन हम इसकी मैं कुछ ऐसी रेसिपीज आपको बताऊंगी जो कि आप वेट लूज में भी यूज कर सकते हैं, और एक ही रेसिपी बताऊंगी, वो ही वेट गेन के लिए भी होगी, वही वेट लूज के लिए भी होगी, बट उसको लेने का तरीका, उसकी क्वांटिटी मैटर करेगी, वो आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अगर हम वेट लूज के हवाले से बात करें, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करती चलूँ, हमारे ना ये सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है वेट लूज को लेके कि भाई डाइटिंग जो है ना ये हमें अनहेल्दी कर देती है, या जो जी डाइट के नुकसान होते हैं, हमें कमजोर कर देती है। लेकिन देखिए डाइटिंग, बेसिकली डाइटिंग का मतलब है परहेज। ठीक है, जो डाइट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज अपनी डाइट से निकाल दो और आप आधी रोटी और हाफ कप ग्रीन टी और आधी ब्रेड पे आ जाओ। ठीक है, जो लोग ये करते हैं वो डाइटिंग का मतलब आपने ऑर्गेनिक चीजें खानी, मतलब अपना फास्ट फूड आप छोड़ दें, आप बाहर का खाना छोड़ दें, आप घर का खाना खाएं, वही आपकी डाइटिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब इसमें मैं कुछ रेसिपीज की बात करूं तो चलो मैं आपको ना ओवरऑल एक मील प्लान पूरा बना देती हूँ, और उसी के अंदर हम लोग ड्रिंक्स को और ऐसी रेसिपीज को वन बाय वन शेयर आउट कर लेते हैं। अगर हम ये मैं ओवरऑल एक हेल्दी पर्सन ने अगर वेट लूज करना हो, ठीक है, उसके लिए बता रही हूँ, ये किसी डिसीज्ड पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, कोई डिसीज पर्सन अपने नियरेस्ट जाके किसी डाइटिशियन से प्रॉपर ले, वो ऑब्वियसली वो अपनी सारी टेस्ट करा के सारा। अच्छा चले, जो लोग ये आसान कर देते हैं जिनकी शादियां आ रही हैं, हाँ, बिल्कुल, जिनके लड़के और लड़कियों की शादियां आ रही है, उनके लिए ये इजी हो सकता है, वो ये 2-3 महीने में आराम से वेट लूज कर सकते हैं। 2-3 महीने में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मैं 21 डे चैलेंज के हिसाब से आपको ये बता रही हूँ, ताकि फिर तो मैं भी करूंगी ये। हाँ क्योंकि ये मैं खुद भी कर रही हूँ, क्योंकि वो आपको एक होता है ना सेल्फ मेंटेनेंस के लिए। तो सुबह उठे ही निहार पेट सबसे पहले जो हम कहवास पीते हैं ना, जीरे का कहवा हो गया, कलवंजी का कहवा हो गया, मैं
इन चीज़ों से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज़ें हर एक को सूट नहीं करती। ठीक है। और साइंटिफिकली भी यही है कि अगर आप किसी को सुनी सुनाई बात पे अगर आप जाके जीरा पीने लग जाते हो, कलवंजी पीने लग जाते हो, तो ये हर एक को मेडिकली सूट नहीं करता। ठीक है, तो सुबह उठते निहार पेट ये सारे ही अपनी रूटीन बना ले। जो किसी डिसीज में सफर कर रहे हैं वो भी नॉर्मल भी कि उठ के 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये आपका प्री ब्रेकफास्ट, फिर आ जाता है आपका नाश्ता। उसमें ये है कि ये जो मैं आपको प्लान बताऊंगी ना, ये ऐसा डायबिटिक पेशेंट भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसमें आपने 3 से 4 अंडे की सफेदी, ओके, या बॉइल्ड फॉर्म में, या उन्हीं 4 अंडों की सफेदी का ऑमलेट, ओके, उसकी जर्दी निकाल देनी है। ठीक है। साथ में 7 बादाम रात को भिगो के रखने, फिर उसका पील रिमूव करके, छिलका रिमूव करके खाना है। ठीक है। और इसके बाद अब वो आती है एक मजेदार सी रेसिपी जिसको हम घर में अक्सर पिन्नियों का नाम भी देते हैं, पंजीरी का नाम भी देते हैं। इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती चलूं कि आपने हाफ पाव सारा कुछ लेना है। ठीक है। उसमें हाफ पाव बादाम, ठीक है, ठीक है, हाफ पाव भुने हुए चने, अच्छा, हाफ पाव अखरोट, 2 टेबलस्पून खसखस, आधा वही हाफ टेबल स्पून आपका आ जाएगा कलवंजी का, ओके, हाफ पाव आ जाएगी फ्लैक्स सीड, अलसी के जिसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोकोनट पाउडर हाफ पाव कर ले, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है। और इसके बाद चारों मगज, ठीक है, उन सब की मिक्स क्वांटिटी करवा के हाफ पाव। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए अब आपने इन सब चीजों को बारी बारी रोस्ट कर लेना है। रोस्ट हल्का जो है ना वो आप तवे पे उसको हल्की आंच पे आप उसको 1 आधे मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ठीक है। फिर 1 बाय 1 सबको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ग्राइंड करके। ठीक है। अब अगर जो मीठा ऐड करना चाहता है वेट लूज में भी, ठीक है, अगर किसी ने मीठा ऐड करना है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप आधा पाव खजूर लें, हाँ, और खजूर को मेल्ट कर लें, ठीक है, उसको पैन में डाल के। ठीक है। जब वो हल्की सी पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर उसको ग्राइंड कर लें, वो एक पेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। और फिर ये जो चीजें रोस्ट की हुई ना बारी बारी, इन सब चीजों में 1 या 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करके ना उन सबको थोड़ा सा दोबारा रोस्ट कर लें। और फिर वो जो पेस्ट है खजूर का वो भी अंदर डाल लें। और फिर वो चाहे तो आप बिल्कुल रसगुल्ले टाइप की आपने वो बनानी, इससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपके वो सर्विंग ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल एक रसगुल्ला टाइप की आपने वो छोटी छोटी उसकी बॉल्स बना लेनी है। ठीक है। ये फुल एनर्जी बॉल्स हैं ये आप बिल्कुल, क्योंकि वो हमने उसको छोटे साइज में बनाया है, तो आप नाश्ते में डेली बेस पे एक खा सकते हो। एक नाश्ते में जहाँ पर आपने 4 सफेदियां खानी है, 7 बादाम और 1 आपने वो एनर्जी, लेकिन एनर्जी बॉल के अंदर जैसे आपने कहा कि देसी घी का इस्तेमाल कर ले 1 से 2, लेकिन हमारे ज़हनों में आता है कि देसी घी खाएंगे तो वेट जल्दी गेन होगा। मैं भी यहाँ पर आ रही हूँ, तो वो फिर क्या करें? क्योंकि देखिए एक तो मैंने उसकी क्वांटिटी बहुत कम बताई है और बाकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी ज्यादा है। और दूसरी हमने बिल्कुल उसको स्मॉल साइज में बॉल्स बनाया, हमने वो जैसे हमारे घरों में बनती है बड़ी बड़ी पिन्नियां, वैसे नहीं बनाया हमने, उसको छोटे छोटे बॉल्स में रसगुल्ला टाइप हमने उसको बनाया है। तो इसका कोई इशू नहीं है। साथ में आप 1 कप ग्रीन टी का या 1 कप ब्लैक टी का खा सकते हैं। ठीक है। डेली बेस पे आपने वो एक लेनी है। ये 21 डे का चैलेंज है। मैक्सिमम आप 7 to 8 kgs अपना लूज कर लेंगे विंटर्स में भी इजीली। ठीक है। ये हमारा नाश्ता हो गया। फिर आता है स्नैक 1। ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, ये टाइमिंग्स होती हैं 11 से 12। इसमें आपने 1 कप ब्लैक टी का, अच्छा, 1 कप ब्लैक टी का, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी हो सकती है, ब्लैक टी ही होनी चाहिए। ब्लैक टी में क्या क्या आ जाएगा? ब्लैक टी में बस हमारे पास पत्ती आएगी, कोई भी ब्रांड कोई भी आप ले लें। ठीक है। और आपने उसको आधा कप पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। ठीक है। और जस्ट वही सिर्फ वही पीनी है, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए, दूध वगैरह कुछ नहीं, मीठा भी नहीं होना चाहिए। वो फिर आपकी मिल्क टी हो जाएगी ना, सिर्फ ब्लैक टी पे ही रहना है। हाँ, अगर किसी को ब्लैक टी सूट नहीं करती या उनको पसंद नहीं है तो वो फिर जो है ना मिल्क अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन चाय अपनी इस तरह से बनानी है, पहले उसका कहवा तैयार करना है, फिर दूध डालना है, दूध पत्ती नहीं पीनी। ठीक है। ओके। बाकी आज था हमारा लंच में विंटर्स है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो बेहतर है कि स्किन में मैक्सिमम विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। उसमें हमारे पास कीवीज आ जाती हैं, तो आपने 3 से 4 कीवी लेनी है, और इसके साथ 1 एप्पल और बीटरूट। हाँ, यहाँ तो आप इनको सैलेड फॉर्म में, इसके साथ आप शकरकंदी, ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, विंटर का वेट लूज करना है। ठीक है। ये चारों इंग्रेडिएंट मिक्स करके आप इनकी चाट बना लें।
मतलब सैलेड पे भी खा सकते हैं या हाँ, फिर अगर आप वो लेकिन जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं ये 4 मेन है, ये होने ही चाहिए। कीवी, शकरकंदी, एक एप्पल और बीट और एप्पल, ठीक है। हाँ, ये 4 जरूरी है। ये आपका लंच हो गया, ये बाउल हो गया आपका सैलेड और का। ये आप पेट भर के खाएं, जरूरी नहीं है कि मैं डाइटिंग पे हूँ भाई, मैंने तो वेट लूज करना है, मैं तो बस 2-3 टेबलस्पून खाना है। ये आप पेट भर के खाएं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड स्नैक 3 to 5 की टाइमिंग्स में। तो इसके अंदर फिर आपकी ब्लैक टी रिपीट होगी या आपकी मिल्क टी रिपीट होगी विदाउट शुगर। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सेकंड वाले स्नैक में आप कॉफी ले सकते हो अगर कोई कॉफी लवर इसको लेना चाहता है तो। फिर आता है हमारा डिनर। कोशिश करना है ये 25 या 21 डे चैलेंज है, इसमें आपने 7 या 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। टाइप ऑफ इंटरमीडिएटिंग में कंप्लीट नहीं आता, बट ये है कि अच्छा होता है अगर आप 8 बजे के बाद नहीं खाओ, ठीक है। इसमें आपके डिनर में कोशिश करनी है या तो सब्ज रंग की चीज का इस्तेमाल किया जाए, और ये 25 डेज है ना, हाफ कर लें। आधे दिनों में सब्ज रंग की चीज का इस्तेमाल, जैसे आजकल साग, पालक बहुत ठीक ज़्यादा है, हाँ। और शिमला मिर्च। और आधे डेज में आपने रहना है वाइट मीट पे, वो फिश है, वो बारबेक्यू है, वो देसी चिकन है, वो दूसरा चिकन है, जो भी है। मीट खा सकते हैं इसमें या नहीं खा सकते? नहीं, फिल वक्त इसमें मीट नहीं खाना। वाइट जो है, क्योंकि मैंने ओवरऑल प्रोटीन मैनेज कर दिया हुआ है। ठीक है। इसमें आपने ये कर सकते हैं कि जो आप अगर आपको है नीड तो आप साथ में रोटी का इस्तेमाल, एक रोटी, क्योंकि जो लोग रोटी छोड़ के वेट लूज करते हैं, मेरा हमेशा उनसे सवाल होता है कि क्या आप सारी उम्र रोटी छोड़ सकते हो? ये मेरा स्टेपल फूड है। नहीं, सबसे पहले तो हमारा यही आता है ना, और कोई भी हमें कहता है तो वो डाइट भी अगर वो प्लान हमें देता है तो वो कहता है सबसे पहले चावल और रोटी छोड़ दे। लेकिन ये गलत है, रोटी चावल खा के वेट लूज करो, ताकि जब देखो इस तरह होता है, जब हम रोटी चावल छोड़ देते हैं ना, नो डाउट वेट तो लूज होता है, लेकिन क्या आप सारी उम्र इसको छोड़ सकते हो? ये आपका स्टेपल फूड है। जब आप दोबारा खाते हो ना तो उसकी एक बाइट आपको डबल होके लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से डेफिशिएंट हो जाती है, तो वो फिर कमजोरी से मोटापा होता है। फिर जब आप थोड़ा सा खाते हो वो आपको ज्यादा लगता है, और हम कहते हैं भी रोटी ही मोटापे की वजह है, फिर रोटी छोड़ दो। जबकि अगर रोटी साथ साथ खाओगे, ये ओवरऑल मैं वेट लूज के हिसाब से नहीं, हर डिसीज में, हर इशू में, हर नॉर्मल पर्सन के लिए ये मैं एक छोटी सी रेसिपी बताऊंगी कि आज अपने घर वाले आटे में जाके ना 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का ऐड कर दें, पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, या उसके सीड्स फॉर्म में। अपने आटे की क्वांटिटी को देख लें। अगर नहीं आटा आप देखना, हम लोग ज्यादा जो गंदम का आटा यूज नहीं करते हैं, हम लोग वाइट आटा करते हैं, वाइट फ्लोर ज्यादातर हमारे घरों में जो भी आपके घरों में जिस तरह की आपकी खा रहे हो उसके अंदर 1-2 चम्मच फ्लैक्स सीड का ऐड कर दे, ओमेगा 3 जो रिच हो जाएगा, और जो है आपके जो है कार्ब कंटेंट थोड़े से वो डाउन आउट कर देगा। ये डेली बेस पे हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए। लोग तो कहते हैं ना, खासतौर पर न्यूट्रिशनिस्ट कहती है कि अगर आप वाइट आटा खा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छा, गंदम के आटे पे शिफ्ट हो रहे वो तो ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर लोग शिफ्ट नहीं हो सकते वो फ्लैक्स सीड जो है ना उसके में डाल दें, ऐड कर दें, ताकि वो कहते हैं ना कि ना कुछ होने से कुछ तो बेहतर है। आप वो खाएं, क्योंकि ये हमारा जो शौक है या जो हमारा कह लो कि जो टेस्ट है, हम उसको छोड़ के तो कुछ नहीं कर पाते। बेहतर है आप उसको छोड़ें, लेकिन अगर नहीं छूटता तो आप इस तरह की चीजें, व्हाइट तिल है, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये पूरे आटे में मिक्स कर दें। अगर पूरे आटे में नहीं मिक्स करना, बेहतर है कि बच्चों की नरिशमेंट होगी, जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनके ब्रेन उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये अच्छा हो सकता है मेरे ख्याल से फ्लैक्स सीड अगर ऐड ऑन कर देते हैं तो नो डाउट, नो क्योंकि फ्लैक्स सीड का वही फंक्शन है जो फिश का है। तो देखो अगर आप डेली बेस पे उतनी चीज अपनी घर में खा रहे हो तो क्या जरूरत नहीं है? तो फिर रोटी जिस तरह आप बता रही है, रोटी और चावल का इंटेक कर सकते हैं, तो वो क्या रात को डिनर में करना चाहिए, लंच में करना चाहिए? मैं बताती हूँ, ठीक है। सेम लाइक अगर आपने चावल खाने हैं तो आपने चावल बॉईल करने, इस तरह उसकी पिच को वॉश कर देना, फिर आपने दोबारा से चावलों को वॉश करना है, उसका पानी इस तरह निकालना है, और फिर थोड़ी सी फ्लैक्स सीड, कलवंजी और जीरा इसको लेके आपने रोस्ट कर लेना है, और अपने चावल जितने आपके घर में बने हुए हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा लेके रोस्ट कर लेना है, और फिर बॉयल चावलों के ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें। इसी तरह ना कुछ होने से बेहतर है कि आपकी एटलीस्ट 30 to 40% न्यूट्रिशन तो आपको मिलेगी ना। अच्छा, ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि मैं जब भी डाइटिंग पे होती हूँ, डाइटिंग के अलावा वैसे भी मेरी नॉर्मल रूटीन ही है कि मैंने क्योंकि मुझे चावल पसंद है, तो फिर मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। नहीं तो फिर वो डिनर में खाने चाहिए, लंच में डिनर में कोशिश करेंगे हाई कार्ब्स का इंटेक मत करें। उस टाइम पे ज्यादा व्हाइट मीट या फ्रूट्स, ये कहते हैं कि आपका नाश्ता हमेशा हैवी होना चाहिए, दोपहर का भी नॉर्मल, और रात का तो बिल्कुल ही ठीक है, कम होना चाहिए। और चाहिए। आप सुबह उठते ही कार्ब्स का इंटेक
इतनी हाई लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम लोगों की फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होती है डायबिटीज के तौर पे, तो वो फिर उनकी शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। तो लंच टाइम इज बेस्ट है कि आप रोटी खानी है, आप 1, 1.5 इवन 2 रोटी भी लंच पे वेट लूज पे खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो मैंने आपको 21 डे का चैलेंज बताया, तो इसमें आप खा सकते हैं। और इसमें 21 डे चैलेंज में कितना केजी लूज हो सकता है? देखिए ये मैं प्रॉपर एस्टिमेटेड तो नहीं बताती, क्योंकि हर एक बॉडी ने अपने मैक्सिमम 4 से 5 किलो, 5 से 6 किलो, 5 से 6 किलो तो इजीली कर देगा, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है ना, कि आप किस तरह खा रहे हैं, क्या किस तरह इनटेक कर रहे हैं उसका, और बाकायदा तौर पर खा भी रहे हैं, नहीं खा रहे, टाइमिंग का भी इसमें बड़ा इश्यू होता है। बहुत लाजमी है टाइम का भी ख्याल रखना कि 8 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, और True. सोते वक्त या तो 1 गिलास दूध का बिना मिलाई के, या फिर से ब्लैक टी रिपीट होगी, वो कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर समरा साबिर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त कि आप यहाँ पर आई, और जनाब आज हमने आपको 21 डे चैलेंज दिया है, और ये हाँ, पानी का भी इंटेक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पीना है, ताकि आपकी जो बॉडी है, आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेट ना हो जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं अपने संवारने निखारने के हवाले से, क्योंकि जनाब एक एजिंग प्रोसेस भी हमारा होता है जो नेचुरल है, जिसमें हमारी स्किन के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमारे स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, सैग होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन, जिससे हमें पता चलता है कि हम एक अब ओल्ड एज में जा रहे हैं, या हमारी जो एजिंग है वो आती जा रही है। इसी तरह हमारे बालों के साथ भी मसला यही होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर ये जो मर्द हजरात हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोसेस जल्दी आना शुरू हो जाता है, और अब इससे भी जल्दी आना शुरू हो गया क्योंकि यंगस्टर्स में गंजपन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब आपके सर पे बाल नहीं होते या गंजपन बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं कह लें कि मुतासिर होना शुरू हो जाती है। आप बाहर नहीं निकलते, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, शादी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत से लोगों की जीन्स में ये चीज़ें मिलती हैं कि उनके बाल जल्दी गिर जाते हैं। दूसरा, हम लोग फिर क्या कहते हैं, हम अपने सर से उतार देते हैं रीज़न देके कि हमारा पानी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम नहाते हैं, हमारे जो बाल हैं वो जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, इस वजह से भी है। तो काफ़ी इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बना पर आप एक तो गंजपन का जल्दी अर्ली गंजपन का शिकार हो सकते हैं, और उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उसको बचाया भी जा सकता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी अब मार्केट में आ चुके हैं कि आप अपने बालों की टेक केयर करके गंजपन से बच सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, PRP करवा सकते हैं, बहुत से हेयर प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन ख़ासतौर पर मर्दों को पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ पर जाना है, कौन से क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है कि उनकी इस मसले का हल वो निकाल सके। तो आज हमने इस पर बात करनी है कि जनाब कौन कौन से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और PRP कब करवाई जा सकती है। क्या बालों के गिरने के बाद ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पहले भी जा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बुरहान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बुरहान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बुरहान, जैसे मैंने बात की है कि पहले गंजपन होता था तो हमें पता चलता था अच्छा अब हम एक सर्टन एज में पहुंचने वाले हैं, या हमारी वो एज स्टार्ट होगी है, एजिंग आ रही है। अब तो बहुत से यंगस्टर्स हैं जिनमें बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, गंजपन का शिकार होते जा रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो जीन्स में है, जेनेटिकली भी आपको ये हो सकती है, दूसरे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखें, तकरीबन 12 साल हो गए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर लॉस ट्रीटमेंट सारी करते हुए। जब मैं 12 साल पहले देखता हूँ तो हमारे पास जो पेशेंट आते थे वो ज़्यादा एज के होते थे, 30s में, 40s में। अब 18-20 साल के लड़के आ रहे हैं मेरे पास। तो हमने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली स्टडी किया, अपनी डेटा बनाया, तो देखा कि जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यंगर एजेस में आ रही है, इस तरह यही जीन्स हमारी पॉपुलेशन में क्लस्टर हो रहे हैं यंग एजेस में। प्लस उसके साथ एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, स्मोक और ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। फिर फास्ट फूड इटसेल्फ बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जो मैंने देखा कि फास्ट फूड में शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ
न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि हेयर लॉस करवाते हैं। ओके। तो पहले अगर हमारे पास कोई हेयर लॉस के साथ पेशेंट आता है उसका फ्रंट से जो जेनेटिक पैटर्न होता है वो होता था। अब तो ये आ रहा है कि जो यंग लड़का हमारे पास आता है पीछे जो उसका डोनर एरिया जहाँ से हमने बाल लेके ट्रांसप्लांट करने हैं वो एरिया भी थिन है एंड दैट इज सर्टेनली ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, मतलब लेकिन लोगों को नहीं पता होता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रिकॉशनरी मेजर्स पे बात कर लेते हैं, देन हम लोग ट्रांसप्लांट या पीआरपी के ऊपर जाएंगे। प्रिकॉशंस किस तरह ले सकते हैं, किस तरह का वो लोग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं? अगर लोगों को लगता है कि हमारे थिन बाल हैं या हमारे वालिद के बाल बहुत ज़्यादा जल्दी गिर गए थे या उनका आगे से बहुत ज़्यादा जल्दी जो सरफेस थी उनकी खाली हो गई थी, तो वो अपनी अर्ली एजेस में किस तरह बॉल्डनेस से बच सकते हैं? तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रूटीन हेयर लॉस, ठीक है, जैसे दिन में आपके 100, 125, 150 बाल गिर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, नेचुरल भी है, नॉर्मल भी है, ठीक है। वो वापस आ जाते हैं। प्रॉब्लम तब है जब वो वापस आने नहीं आते, दैट इज द प्रॉब्लम कि आपका वो जो जड़ है उसने बाल छोड़ दिए। हाँ, ठीक है, उस वक्त आपको बजाय इसके आप टोटके करके आप टाइम ज़्यादा करें, खराब करें, आप फौरन किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपने आप को एवेल्युएट करवाएं। ठीक है, सर्टेन टेस्ट होते हैं कुछ लोगों में, विटामिन लेवल्स, आयरन लेवल्स, जिंक लेवल्स, कॉपर, सेलेनियम लेवल्स, इन चीज़ों का जब हम करवाते हैं तो हमें डेफिशिएंसीज मिल जाती हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, जेनेटिक पैटर्न अगर रहते हैं। ठीक है, फीमेल्स में हम कंट्रोल कर लेते हैं, फीमेल्स में बल्कि रिकवर भी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप एवेल्युएट करवाएं, टेस्ट करवाएं, मेडिकेशंस हैं जो स्लो डाउन करेंगी। फिर पीआरपी के सेशंस आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको। अच्छा, हमारे यहाँ पे अमूमन होता है लड़कों को जब पता चलता है ना, थोड़े से उनके लंबे बाल होते हैं, लड़कों को पता चलता है अच्छा हेयर फॉल हो रहा है, जाके कटिंग करा लेते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाते, बार्बर के पास जाते हैं और बाल छोटे करा के आ जाते हैं कि शायद हम इससे हमारे बाल बच जाए। क्या वाकई ऐसा होता है, बचते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना लाजमी है? ये मिसकंसेप्शन है हाँ। बहुत बड़ा। मतलब जैसे हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं पेशेंट को तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं भाई आप बाल लंबे रखें एक अच्छी लुक बनाने के लिए। अच्छा, आप बैक कॉम्ब करें, लंबे बाल करें, तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन। आपको पता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, तो दैट उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि आपके बाल गिरने कम होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, पीआरपी किन लोगों को करानी चाहिए, कब करानी चाहिए? पीआरपी हर उस बंदे के लिए एडवाइस की जा सकती है बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर अगर उसका हेयर लॉस हो रहा है और उसने अपनी सारी डेफिशिएंसीज चेक करवा के कवर करवा ली है, जैसे विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल, आयरन लेवल, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये सब उसके ठीक हैं या हमने रिप्लेस करने शुरू कर दिए हैं, साथ हमने हेयर लॉस मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए। Alone PRP itself is not a full treatment and not a full stop treatment. That is also very important. कि आप हेयर लॉस स्प्रेज भी हैं, मेडिकेशंस भी हैं, वो भी यूज़ करें, दैट इज़ वन पार्ट। पीआरपी इज़ अनदर पार्ट। और पीआरपी ये नहीं कि बहुत लोग, कुछ डॉक्टर्स भी मादरत के साथ ये कहते हैं जी 2-3 पीआरपी के सेशन करें बाल गिरने बंद हो बाल गिरने बंद हो, वो एलानिया कहते हैं कि हम भाई गारंटीड है। बिल्कुल गलत बात है। पीआरपी इज एन ऑनगोइंग प्रोसीजर। ठीक है, जब आपका हेयर लॉस चल रहा है, पीछे मेन कॉज तो जेनेटिक है मेजॉरिटी लोगों में, तो उस जीन से तो आपकी बॉडी को सिग्नल देते रहना कि भाई आप बाल गिरा दो। अच्छा, पीआरपी इज एन रेस्क्यू मेजर है जो वहाँ पे जाता है, कुछ अरसे के लिए हेयर लॉस को स्लो डाउन करता है, साथ मेडिकेशन होती हैं, तो सब मिल के एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 सेशन 1-1 महीने के गैप से करवाएं। अच्छा, फिर और 3 या 6 महीने बाद डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी का हेयर लॉस कैसे चल रहा है, एंड दैट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, कभी भी 2 या 3 पीआरपी करवा के आप फुल स्टॉप नहीं कर सकते। फुल स्टॉप नहीं कर सकते, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें कोई एज फैक्टर है कि कौन सी एज के लोगों को करवानी चाहिए और किन को नहीं करानी चाहिए, कि उनको फ़ायदा ही नहीं होगा उसका? जनरली यंग एजेस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इस वक्त फॉलिकल्स या जो जड़ें होती हैं वो नई नई गिर रही होती हैं, ये कुछ चांस होता है कि शायद रिवाइव कर जाए। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है पीआरपी का इफेक्ट थोड़ा कम होता जाता है। बट स्टिल जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं, अगर किसी का स्टेज 7 हेयर लॉस है और मतलब जिसका टोटल बाल्ड हो गया, साइडें थिन है, तो उन साइडों को मेंटेन करने के लिए भी हम पीआरपी रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से बाल गिरने कम रहे। अच्छा, तो ये ट्रांसप्लांट जिस तरह पीआरपी के सेशंस होते हैं, ट्रांसप्लांट का एक ही सेशन होता है और उसके बाद ये दोबारा डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करना पड़ता है, और वो क्या बाल खुद से ग्रो करते जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? ट्रांसप्लांट इटसेल्फ जो है ना, कभी भी एक ट्रांसप्लांट फुल ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, सिंपल कंसेप्ट ये है कि आपके हेड के पीछे बाल हैं या बियर्ड के हैं या छाती के, हमने उसमें से कुछ परसेंटेज लेके लगानी है। ओके, अब आपके पूरे बालों को तो नहीं कवर कर सकता। हाँ, तो हमने जो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वी हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन, ठीक है, जिसमें आपकी लुक अच्छी आए। हाँ हाँ, एक बार बाल लग गए,
आपने 2-3 विजिट्स करने अपने डॉक्टर को विद इन 10 डेज वो आपको सारा हर डॉक्टर का अपना एक स्केड्यूल होता है। उसके बाद वो बाल गिरते हैं, फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स वो गिर जाते हैं सारे, 3 मंथ्स के बाद निकलने शुरू होते हैं। अच्छा, एंड 5-6 रीग्रोथ होते हैं वो आपके अपने दोबारा से निकलने शुरू होते हैं। जो हमने रूट्स लगाई होती हैं वो रूट्स से बाल दोबारा स्प्राउट करता है। अच्छा, ठीक है। और 5-6 महीने में एक लुक चेंज होती है, पेशेंट को भी लगता है कि जी हाँ जी बाल निकल रहे हैं। अब साल सवा साल में एक फुल ग्रोथ आती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लोग चाहते हैं कि नहीं हमें और ज़्यादा बाल चाहिए तो फिर हम सेकंड सेशन में कर सकते हैं, क्योंकि एक सेशन में इतने बाल अगर हम ज़्यादा लेंगे तो या तो आपका डोनर डैमेज हो जाएगा या फ्रंट एरिया डैमेज हो जाएगा। ओके, तो एक लिमिट में हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है लड़कों के फ्रंट एरिया ज़्यादा डैमेज होता है, उसकी क्या वजह है? जेनेटिक पैटर्न है। अगर यहाँ पे गए तो मैं अपनी मिसाल भी दे सकता हूँ। मैं 18 साल का था जब मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ। नाउ 15-16 साल हो गए हैं मुझे, एंड मेडिकेशन थी, मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है। वेरी सुन मैं अपना ट्रांसप्लांट भी करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, वाह जी वाह, दैट्स गुड। तो लास्ट में मुझे बताइए कि ट्रांसप्लांट ज़्यादा अच्छा है, पीआरपी ज़्यादा अच्छी है? हर एक इंडिकेशन है, ओके। बट अगर बाल चले गए हैं तो ट्रांसप्लांट। अच्छा, बाल अगर चले गए हैं, बिल्कुल ही अब आपका चांसेस ही नहीं है कि बाल दोबारा से आपके आ सकते हैं, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और अगर आपने बाल गिरने से बचाना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहें, खूबसूरत रहें, तो आपको फिर पीआरपी करानी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर बुरहान अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर बुरहान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हमने बात की है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हम लोग करा सकते हैं, खा वो मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, इस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जिनसे मैंने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जनाब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर आज हमने बात करनी है कि 21वीं सदी में हैं हम बैठे हुए, और हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह का है और कौन कौन सी चेंजिंग लेकर आने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत हद तक इसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का फिर भी ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं चीज़ें। पहले ज़माने में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, 9वीं जमात में थी या मैट्रिक में थी, तो हमारे वहाँ पे सिस्टम होता था जनाब कि आपको नंबर्स दिए जाते थे, नंबर्स की दौड़ में बच्चे लगे हुए होते थे, स्टूडेंट्स लगे हुए होते थे, और एक सब्जेक्ट में इतना नंबर आया है, दूसरे सब्जेक्ट में, और फिर ओवरऑल टोटल नंबर्स करके फिर आपकी पोजीशन जो थी ना वो उसका ऐलान किया जाता था कि ये फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन आई है। और इस चक्कर में बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते थे, स्टडी का प्रेशर होता था, कंपटीशन होता था कि क्लास में एक से बढ़कर एक बच्चा बैठा हुआ है और हमारे नंबर दूसरों से ज़्यादा आना चाहिए। फिर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को करते थे कि भाई आपके एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पोजीशन नहीं आएगी। अब एक बड़ा अच्छा खुशाइंद फ़ैसला किया गया है, मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स ने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा जो तालीमी साल है, जो 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे, उनमें नंबर्स लेने का जो सिलसिला है उसको ख़त्म करते हुए ग्रेड सिस्टम को राइज करने का ऐलान किया गया है। इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन के मुताबिक नए ग्रेडिंग फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स अब 40% होंगे, यानी कि पहले बच्चों को 33% पासिंग मार्क्स चाहिए होते थे, अब उनको 40% नंबर्स लेने होंगे। और पहले मरहले में क्लास 9th से इंटर पार्ट 1 पर ये जो तरीका है ये सारा लागू किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर अब ग्रेड्स के साथ साथ CGPA दिया जाएगा। मतलब CGPA होता है कि हम जब कॉलेजेस में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे हमारा CGPA आता है उसमें, लेकिन जो इंटर में होता है या मैट्रिक में हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, उसमें नंबर्स मिलते हैं। अब नंबर वाला जितना भी सिचुएशन है, सिनेरियो, वो ख़त्म कर दिया गया। अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, अब ग्रेड्स दिए जाएंगे, A+ ग्रेड, A ग्रेड, B+, B ग्रेड, इस तरह ग्रेडिंग की जाएगी। तो ये तरीका कितना करामत साबित हो सकता है बच्चों के लिए, और हमारे ख़ास तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए कितना सूदमंद साबित होगा, इस पर आज हमने बात करनी है। आतिफ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, मैं ठीक, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, ज़रूरत ही क्यों पेश आई? सबसे पहले तो सवाल यही आना चाहिए ना कि एक जो सिस्टम चलता आ रहा था नंबर्स का, बच्चे नंबर्स की दौड़ में शामिल होते थे, प्रेशराइज भी होते थे, कंपटीशन होता था, तो ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि अब ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आया जाए?
देखिए कोई भी जो तब्दीली आती है वो वक्त की ज़रूरत को, जदीद तकाज़ों को देखते हुए लाई जाती है। मैं ये कहूँगा कि ये देर आए दुरुस्त आए। दुनिया भर में जो इसी तरीके का निज़ाम चल रहा है कि नंबरों की बजाय जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम मौजूद होता है, तो पाकिस्तान में भी इस निज़ाम को बहुत पहले ही नाफिज कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब ऐलान तो कर दिया गया है इंटर बोर्ड कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से कि मुल्क भर के जो 36 के करीब तालीमी बोर्ड हैं उनमें बेक वक्त इस निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। पहले पंजाब में ऐलान किया गया था पीटीआई की कोविड से पहले, कि परसेंटाइल और इसके साथ साथ नंबरों को आस्ता आस्ता फेज़ वाइज ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पहले फेज़ के बाद दूसरा और तीसरा फेज़ तो आया कोई नहीं। और फिर पुराने सिस्टम पर हमने देखा कि अब नंबरों के तहत ही रिज़ल्ट दिए जा रहे थे। तो इससे, इस नए निज़ाम से, जैसे आप पहले भी इंट्रो में बात कर रही थी कि जो एक बच्चों के दरमियान मुसाबकती दौड़ लगी होती थी कि गैर ज़रूरी, उसका ख़ात्मा होगा। हमने देखा है कि जब रिज़ल्ट आते हैं तो चंद नंबरों से ही पोजीशनें होती हैं और उन पोजीशनों को हासिल करने के लिए बच्चे जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर जो है एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और उस मुकाबले में या कई बच्चे जो हैं वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। हमने देखा कि कुछ नंबरों की वजह से वो खास से डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं और उसके साथ साथ जो ऐलान किया गया इससे रट्टा सिस्टम जो है उसका भी खात्मा होगा। चले, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर बताइएगा, ये एक तब्दीली लेकर आई जा रही है, अब 9th ग्रेड से इंटर पार्ट 1 तक जो है ग्रेडिंग सिस्टम अब शुरू किया जा रहा है। जो मार्क्स हैं, जो पहले नंबर्स की दौड़ लगी होती थी बच्चों में, उसको कम करके ग्रेडिंग सिस्टम पर ले, तो ये आपको क्या लगता है, ये हमें बताइए कि ये फैसला क्यों किया गया है, क्या वजह है इनकी? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। जैसे आपने पहले खुद ही जिक्र किया कि नंबरों की जो दौड़ शुरू हो गई थी, बच्चों को इससे निकालना है। जी जी। तो एक एक नंबर के लिए आप देखेंगे, एक तो ये सिलसिला होगा। दूसरा फिर ये जो स्कूल्स अपनी अपनी मार्केटिंग के, हमारे बच्चों ने इतने नंबर लिए, और यहाँ एक मैं पिछले साल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जीबी में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी कि भाई उसके नंबर एक पता नहीं कहाँ से कम आ गया। तो हम बैठे थे, क्योंकि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, जैसे आपने खुद कहा, कि एक ऐसी बॉडी है जिसमें पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स बैठते हैं, और ये एक वाहिद बॉडी है इस वक्त जो कि पूरे पाकिस्तान का, जिसमें कंसेंट आ जाता है। कोऑर्डिनेशन का एक इदारा है। हम बैठे, ग्रेडिंग पे हमने किया। पहले हमारे पास पाकिस्तान में 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम था, और उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि ग्रेड तो वैसे छुप जाते थे, लेकिन जो A1 था वो A1 80 to 100 था, और उसके बाद फिर 10 का डिफरेंस था। इस वक्त हमने 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, जो कि A++ से शुरू होता है और U तक चला जाता है। A++ जो है वो 95 से 100 के दरमियान जो बच्चे होंगे, जिसको हम एक्सेप्शनल बच्चे कह रहे हैं। और उसके बाद A+ है जो 90 से लेकर 95 के दरमियान, जिसको हम आउटस्टैंडिंग बच्चे कह रहे हैं। और ये फिर नीचे आते आते आखिर में जो 40% से लेस बच्चों ने नंबर लिए होंगे, उनको हम U दे रहे हैं, उनको F नहीं दे रहे हैं अब हम, क्योंकि ये भी खुद नफ्सियाती मसला होता है। U यानी अनसेटिस्फैक्ट्री, कि बच्चे ने 40% से कम लिए हैं नंबर। तो इस तरीके से IBCC के प्लेटफॉर्म से तमाम बोर्ड्स ने मिलकर ये एक काम किया है। अब इसके फायदे क्या हो रहे हैं? फायदे ये हो रहे हैं कि फिलहाल ये 2024 का जो एग्जाम है उसमें 9 और 11 में हम A++ और ये नंबर भी लगा देंगे और ग्रेड भी लगा देंगे। ठीक है। लेकिन 2025 के रिजल्ट में हम नंबर गायब कर देंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेड होंगे। पूरे दुनिया का ये एक वो है, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे। ये पूरी दुनिया तो कब से इसके ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अभी ये निज़ाम आ रहा है। गालिबन ये कोविड से पहले भी PTI ने जो है पंजाब हुकूमत यहाँ पर जब थी तो उन्होंने इसको राइज करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रेडिंग के साथ साथ क्या आपको लगता नहीं है कि रट्टा सिस्टम जो हमारा बहुत ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे बच्चों में, कि जिसका रट्टा बहुत अच्छा होता है उसके ग्रेड्स भी अच्छे आ जाते हैं, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, हम लोग
स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। मतलब अगर इंटर से भी निकल के जाते हैं या मैट्रिक से भी निकल के जाते हैं बच्चे, उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस तरह कम्युनिकेट करना है, प्रेजेंटेशन अपनी चीज को किस तरह प्रेजेंट करना है, वो सीवी तक नहीं बना सक रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें स्किल एजुकेशन भी देनी चाहिए अपने बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल है और इसके दो हिस्से हैं और जिसपे आईबीसीसी ने काम किया है जी। एक तो ये कि जो आपका करिकुलम है, करिकुलम 3 चीजों पे काम करता है। एक नॉलेज पे काम करता है जो हम कंटेंट बच्चों को देते हैं जी। और दूसरा इसका हिस्सा स्किल होता है और तीसरे वैल्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी तक हम जो है वो लगे हुए हैं कंटेंट पे, सिर्फ नॉलेज पे लगे हुए हैं और हमने स्किल को और वैल्यूज को भुला दिया है। कुछ हमारे बोर्ड्स हैं जिन्होंने अभी इस पे फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसके रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं नाम ले सकता हूं कि कौन कौन से, फर्स्ट करें कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा आगा खान एजुकेशन बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में हमारा अभी फेडरल बोर्ड जो है बहुत अच्छा इसमें काम कर रहा है। अच्छा, एक तो ये है कि हमारा ये जो है स्किल और वैल्यूज हमारी मिसिंग है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और दूसरा जो सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रोड लर्निंग पे है। हमने लेकिन 2 साल पहले आईबीसीसी के प्लेटफॉर्म से हमने 3 साल प्लान बनाया, क्योंकि जब आप एब्रप्ट चेंज करते हैं तो उससे फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने किया है कि इस साल हम फर्ज करें कि नॉलेज के 50% सवाल देंगे, 30% अंडरस्टैंडिंग के देंगे और 20% एप्लीकेशन के देंगे। अब बच्चे का दिमाग खुलेगा। अब बच्चों, अदरवाइज इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर बच्चा रट्टा लगाता है तो अगर एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए तो बच्चा फिर फेल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अब हम सारे बोर्ड्स के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के सवाल भी इसमें डालें कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। चलें, दैट्स सो गुड। मेरे ख्याल से ये अच्छी चेंजिंग्स, अच्छा बदलाव लेकर आया जा रहा है कि अपग्रेडिंग सिस्टम होगा। वो जो एक दौड़ थी, बच्चों की भी प्रेशराइज किया जाता था सोसाइटी की तरफ से भी, पर खुद भी एक कंपटीशन हो जाता था। लेकिन आपको लगता है ये जो यू वाला इन्होंने किया है उसमें थोड़ा सा सस्पिशियस सी चीज़ें लग रही है? देखिए, वो वही जो मैंने भी उनसे सवाल किया और जो उन्होंने थोड़ा उसको वाज़ेह करने की कोशिश की है कि जो यू कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको अब दोबारा से रीअपियर होना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जहाँ 33% बच्चे 33% नंबर हासिल करना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल होता था, तो अब उनको 40% जो है वो टारगेट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि अब जो एग्ज़ाम या सवालिया पर्चा जो है उसकी तैयारी को भी या उसके स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर रहे हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहले जो इम्तहानात में जो सवालिया पर्चे आते थे वो रोड सिस्टम जो यानी कि रट्टा जो है उसकी बुनियाद पर होते थे कि सवालिया पर्चे जो पुराने थे उनको तैयार कर लिया जाए तो इन अगले इम्तहानात में उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आ जाता था। लेकिन अब जैसे डॉक्टर मल्ला बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट बेस जो है सवालिया जो सवालात जो हैं वो सवालिया पर्चों में शामिल होंगे, तो बच्चे जो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे वही इसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे, वही अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि 2024 से इसको नाफिज कर दिया जाएगा। पहले मरहले में जो है वो ग्रेड के साथ साथ जो है वो नंबर भी होंगे और उसके बाद जब 2025 आएगा उसमें सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही होगा। अभी तो सिर्फ नाफिज किया जा रहा है, देखा जाएगा कि इसका आउटकम क्या आता है। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, एट द एंड यही कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह हम रट्टा सिस्टम की बात कर रहे थे उसको भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कोशिश यही करते रहते हैं और इस तरह के सेगमेंट भी डिज़ाइन करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ को बता सकें, स्किलफुल किस तरह वो बन सकते हैं वो बता सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह जारी हो साइड रहने वाला है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब हमारे साथ रविश रुबाब मौजूद हैं और क्या ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है और उन्होंने हमारी गुड मॉर्निंग को मज़ीद वेरी गुड मॉर्निंग बना दिया। और उसके साथ शर्जील अहमद गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाया है। रविश आपको भी वेलकम कहती हूँ और शर्जील आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। पहले तो बहुत ही खूबसूरत नाम है रविश आपका और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे स्टार्ट किया, किस तरह करे का आगाज़ किया? अभी स्टडीज़ भी कर रही हैं साथ साथ आप रविश?
ये एक्चुअली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ एंड स्टार्ट ऐसे किया कि बचपन से स्टार्ट किया एंड सिंगिंग पापा ने सिखाई। अच्छा, घर से ही बचपन से स्टार्ट होते होते अब यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो शर्जील, आपको भी सिर्फ गिटार बजाने का शौक है या सिंगिंग का भी है? सिंगिंग का भी है, लेकिन इतना नहीं है कि मतलब सबके सामने हो। अच्छा, मुझे ज़्यादा मज़ा गिटार में आता है। अच्छा, तो अभी मतलब ये जैसे सिंगिंग एक होती है, उसको बचपन का होता है, हम लोग गुनगुना रहे होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाने का भी आपको शौक था बचपन में या किसी को देख के शौक आया कि मैं बजा सकता हूँ? नहीं, शौक तो बचपन से था, लेकिन फिर मुझे था कि अब मैं और देर करूँ, इससे पहले मतलब एक मेरे माइंड में था कि एक टाइम पे जाके मैंने करनी है, तो अभी कर लेता हूँ। ओके, तो साथ साथ स्टडी भी करी है? क्या स्टडी करी है रविश साहब? मैं BS सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं, वाह जी वाह। एक तरफ सोशियोलॉजी है, वो भी एक टफ स्टडी है, और एक तरफ म्यूज़िक है, म्यूज़िकोलॉजी भी है, मतलब म्यूज़िकोलॉजी इसको कहेंगे। तो किस तरह बैलेंस कर लेती हैं स्टडी को भी और साथ साथ म्यूज़िक को भी? बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, तो डेफिनेटली स्टडी भी टफ है, बट क्योंकि म्यूज़िक पैशन भी है तो उसके लिए टाइम निकाल लेती है। तो मतलब इसको बाकायदा जो म्यूज़िक है उसके लिए सीख रही हैं, किसी को उस्ताद या फादर से ही जो सीखा है उसी को आगे लेकर चल रही है? फादर से ही सीखा है एंड राइट नाउ जो पंजाब यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक सोसाइटी है वहाँ से ही सीखने को मिल रहा है। अच्छा, वहाँ से अब ज़्यादा सीख रही हैं आप, वो ज़्यादा क्लासेस दे रहे हैं। और आपने भी किसी से सीखा या ऐसे ही देख देख के आ गया? स्टार्टिंग 2 माह मैंने सीखा था। असद भाई हैं, PU से ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो इस टाइम बहुत अच्छे। ओके, बाकी फिर मैंने YouTube से सीखा। शुरू में तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था, मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अच्छा, 1-2 मंथ्स हो गए थे और मैं कुछ भी प्ले नहीं कर पा रहा था। फिर बस यही माइंडसेट था कि बाकी काम चलते रहे, इसको ऐसे हॉबी करता रहता हूँ। फिर ऐसे ही करते करते। अच्छा, मतलब ये देखिए गिटार बजाना भी एक आर्ट है। अब जैसे उनका स्केल कुछ और होगा, फिर आपने उसको मीट करना है, उस पूरे स्केल को, कभी लो स्केल जा रहा है, कभी हाई स्केल जा रहा है, तो फिर ये किस तरह फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं शर्जील आप रोज़ाना, या क्या करते हैं फिर? हाँ जी, प्रैक्टिस ही होती है। बाकी टाइम के साथ साथ आपके माइंड को खुद ही पता चल जाता है, वो एक चीज़ आने लग पड़ती है कि रिदम इस तरह है, स्केल क्या होता है, तो वक्त के साथ साथ होती है। सही। तो रविश, क्या ज़्यादा सुनना, कौन सा जॉनरा ज़्यादा सुनना पसंद है आपको? मैं ओल्ड सॉन्ग्स ही ज़्यादा सुनती हूँ एक्चुअली। नैयरा नूर मेरी आइडल हैं, मैडम नूर जहाँ, नसीम बेगम। क्या बात है, वाह जी वाह। तो क्या मतलब अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाए फिर हमें?